गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था इंग्लिश लिटरेचर का, फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच में हम बहुत सारी चीज़ें पहले कर चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को कल मैंने बताया था कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला ऐसा टूल राइटर के हाथ में होता है, जिसका यूज़ करके वो अपनी लैंग्वेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म दे सकता है और रीडर का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ खींच सकता है। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिगर ऑफ स्पीच के नाम आपको बताए थे, जैसे कि पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, एलिट्रेशन, मेटानमी, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स एटसेट्रा। और उसमें से आपको 3 फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जिसमें सिमिली, बेसिकली सबसे पहले मैंने आपको सिमिली करवाया था। उसके बाद फिर मैं आपको मेटाफर के बारे में बोला था। फिर उसके बाद हमने अलिट्रेशन किया था। तो जो सिमिली और मेटाफर था वो ये बताया था कि ये दोनों कंपैरिजन के लिए यूज किए जाते हैं। दो डिफरेंट थिंग्स के बीच में, दो अलग अलग चीज़ों के बीच में अगर कंपैरिजन करनी है तो हमें सिमिली और मेटाफर का यूज करना होगा। उसके बाद रिपीटिशन बेस पे, यानी कि रिपीटिशन ऑफ द साउंड्स, वेदर इट कैन बी वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। रिपीटिशन के बेस पे हमने एलिट्रेशन को डिफाइन किया था। एलिट्रेशन का आपको एग्जांपल दिया था और उसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करी थी कि एलिट्रेशन क्या होता है। तो चलिए, जो हम कल छोड़ के गए थे उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 फिगर ऑफ स्पीच जो है और करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा कॉन्सोनेंस। अब कॉन्सोनेंस क्या होता है? जैसे कि कॉन्सोनेंस जो वर्ड है, इसको देखने से ही ये पता लग रहा है कि ये कॉन्सोनेंट से बना है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार ये होता क्या है, फिर हम इसको इजी वे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ये कॉन्सोनेंस जो है ये कहाँ यूज होता है और कैसे होता है, क्या पहचान होती है। व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड्स, क्या कह रहा है कि व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड, जब कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड, रिपीट होती हैं कॉन्सोनेंट्स की साउंड। कौन सी साउंड्स? कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स। और कौन से कॉन्सोनेंट्स? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जितने भी इंग्लिश लेटर बच गए वो सारे क्या बच गए? आपके कॉन्सोनेंट्स। तो वो कॉन्सोनेंट साउंड जो रिपीट होते हैं इन द मिडल और द एंड ऑफ द वर्ड्स, जब आप वर्ड्स यूज करते हैं और उनके बीच में, इन द मिडल या फिर इन द एंड, अगर वो रिपीट होते हैं, वो साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं किसी वर्ड के, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब आपने अलिट्रेशन पढ़ा था। अलिट्रेशन में आपने क्या देखा था? रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड्स अगेन एंड अगेन, सक्सेसिव लाइंस में, क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली लोकेटेड, ऐसे वर्ड जो किसी एक लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं कॉन्सोनेंट साउंड से, उसके बाद फिर वही साउंड आ रही है, उसके बाद फिर वही साउंड आ रही है। इसका मतलब है कि वो बिल्कुल पास पास हैं और लोकेटेड हैं बिल्कुल नेक्स्ट टू ईच अदर। तो वो एलिट्रेशन था। लेकिन यहाँ क्या होता है कि यहाँ पास पास होने की जरूरत नहीं है। वर्ड्स को या वही सेम लेटर रिपीट हो जरूरी नहीं है, वो लेटर डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन वो एक वर्ड को छोड़ के अगले वर्ड में भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्लोजली लोकेटेड होना कोई जरूरी नहीं है कॉन्सोनेंस में। जबकि कॉन्सोनेंस क्या है, जो अलिट्रेशन है वो कॉन्सोनेंस का एक स्पेशल फॉर्म होता है। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि इसने कहा कि व्हेन द कॉन्सोनेंट साउंड्स आर रिपीटेड इन द मिडल और एंड ऑफ वर्ड। अब देखिए, हमारे पास एक साउंड रिपीट हो रही है, वो साउंड क्या है? कॉन्सोनेंट की है, और वो कॉन्सोनेंट है जी। जी, जी की साउंड जो है हमारे पास 1, 2, 3 और 4, 4 टाइम्स, कितने टाइम? 4 टाइम्स रिपीट हो रही है। लेकिन क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी? जैसे अलिट्रेशन में हमारे पास एक एग्जांपल था, हम लिख लेते हैं नीचे। जैसे एक एग्जांपल था, सी सेल्स, सी सेल्स। कल ही किया था हमने ये। इसमें हमने क्या किया था
कि हमारे पास जो 3 वर्ड्स आ रहे हैं, जो 3 वर्ड्स आ रहे हैं, 3 के 3 वर्ड्स में एक ही साउंड है और वो साउंड कॉन्सोनेंट की है और वो सेम कॉन्सोनेंट है एस एस एस। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी रिपीटिशन हो रही है और मैंने इसकी जब डेफिनेशन आपको दी थी कि कॉन्सोनेंट की साउंड तो रिपीट होगी कॉन्सोनेंट की साउंड, ये वाली साउंड, लेकिन वो कहाँ होगी, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल एक ही सीरीज में हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं, मिडल में भी हो सकता है वर्ड के और एंड में भी हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर ये किस में आया है, वर्ड के एंड में, यहाँ कहाँ आ गया, मिडल में, यहाँ कहाँ आ गया, एंड में, और लास्ट वर्ड में भी कहाँ रिपीट हो रहा है, ये एंड में। तो जहां सेम साउंड वोवल की कॉन्सोनेंट की अगर वो मिडल और एंड में रिपीट होती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंस। तो इसका ये क्या होगा, अगर सेम साउंड लगातार रिपीट हो रही है तो उसको हम कहते हैं अलिटरेशन। ये आप लोग कल कर चुके थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और फिगर ऑफ स्पीच, बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है और कब होता है एजोनेंस? occurs when, उस समय हम मानते हैं एजोनेंस को कि when the vowel sounds are repeated। अब एक और चीज यहाँ पर बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक हम सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब जो रिपीटिशन है, जो रिपीट होने वाले साउंड्स हैं वो वोवल होंगे, कॉन्सोनेंट्स नहीं होंगे। देखिए रिपीटेड, अब रिपीटिशन की भी बात होगी, लेकिन वो रिपीटिशन क्या हो सकती है, वो रिपीटिशन बिटवीन, जो वोवल रिपीट होंगे वो कहाँ होंगे और किन के बीच में होंगे, वो वोवल बिटवीन डिफरेंट और सेम कॉन्सोनेंट्स, वो अलग अलग कॉन्सोनेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं और सेम कॉन्सोनेंट्स के बीच में भी हो सकते हैं। We can understand this concept or this figure of speech assonance with the help of some examples. I have given some words and you can observe these words. Look at the first word, seen, been। देखिए हमारे पास, जैसा कि आपने अभी बताया आपको कि बिटवीन डिफरेंट सेम कॉन्सोनेंट, डिफरेंट और सेम कॉन्सोनेंट, जो वोवल साउंड है वो रिपीट कब होगी, रिपीट जब होगी या तो वो अलग अलग कॉन्सोनेंट के बीच में हो या सेम कॉन्सोनेंट के बीच में। अब देखिए हमारे पास एक साउंड रिपीट हो रही है डबल ई की, यानी लॉन्ग ई। इसका जब ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ऐसे आता है लॉन्ग ई, लॉन्ग वोवल है। और यहां पर भी ई ए भी क्या आ रहा है, लॉन्ग वोवल। तो ई ई, लेकिन जिस वर्ड के बीच में, यानी दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट के बीच में रिपीट हो रही है, यहाँ ये एस है और ये बी है, यहाँ एस है, यहाँ एम है, यहाँ बी है, यहाँ एम है, तो दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट के बीच में ये रिपीट हो रही है और साउंड जो है वो सिर्फ किसकी है, लॉन्ग वोवल की, डबल ई लॉन्ग वोवल, ई ए लॉन्ग वोवल। इसी तरीके से यहाँ पर भी दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स हैं और उनके बीच में एक स्मॉल ई की साउंड आ रही है। इसको हम ट्रांसक्रिप्शन में इस तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा और ये स्मॉल वोवल है, स्मॉल ई। जैसे आप स्मॉल, एक तो आप साउंड को बहुत लंबा खींचते हो जैसे ई, लेकिन यहाँ ई बोल रहे हो तो ये लॉन्ग वोवल नहीं है, ये क्या होएगा, शॉर्ट वोवल। तो अब हम देख रहे हैं कि जो आपको डेफिनेशन दी गई है कि जो एजोनेंस है वहां वोवल की रिपीटिशन होगी और वोवल की रिपीटिशन होगी ऐसे कॉन्सोनेंट्स के बीच में जो या तो सेम है या वो डिफरेंट। अब इसका एक एग्जांपल भी है हमारे पास, एक सेंटेंस हमने दे रखा है, द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस, द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस। अब हमारे पास यहाँ पर एक साउंड फिर से रिपीट हो रही है और वो है लॉन्ग वोवल ई, लॉन्ग ई, ई ए ई, यहाँ पर भी फिर से ई ए ई, लेकिन वो रिपीट कहाँ हो रही है, एस और जी के साथ, यानी कि डिफरेंट कॉन्सोनेंट के बीच में है, डिफरेंट कॉन्सोनेंट के बीच में है, तो इसलिए ये भी क्या होगा,
एजोनेंस। ये हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? एजोनेंस। उसके बाद हम मूव कर रहे हैं, एक और हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, और ये आपकी जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, आपके पोएम में पूछे जाते हैं, आपकी पोएट्री में पूछे जाते हैं। एक आपका जो पोएम है फायर एंड आइस, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज कर रखा है, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसको जान लें कि एनाफोरा होता क्या है। अब देखिए, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? व्हेन द सेम वर्ड, यहाँ पर एक चीज दोबारा से फिर आपको ध्यान देने वाली चीज ये है, नोटवर्थी चीज ये है कि यहाँ पर जब आप रिपीटिशन की बात कर रहे थे अभी तक, हम एसोनेंस में हमने वोवल कॉन्सोनेंट वोवल साउंड्स की रिपीटिशन की बात करी थी, कॉन्सोनेंट्स में हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन की बात करी थी, और एलिट्रेशन में भी हमने कॉन्सोनेंट साउंड्स की रिपीटिशन की बात करी थी। लेकिन यहाँ पर साउंड के रिपीटिशन की बजाय वर्ड का रिपीटिशन होगा। किस चीज का रिपीटिशन होगा? वर्ड्स का, ना कि साउंड्स का। तो when the same word repeats in the successive clause, phrase और sentence, क्या कह रहा है कि अगर एक ही वर्ड आगे आने वाली लाइनों में, आने वाले क्लॉजेज में, जैसे कि सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? जैसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ये सक्सेसिव होता है। तो सक्सेसिव क्या हो सकता है? सक्सेसिव क्लॉज भी हो सकता है। क्लॉज का मतलब पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। फ्रेज क्या हो सकता है? इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स ओनली। सिर्फ क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच डजंट गिव फुल मीनिंग। एंड सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव फुल मीनिंग। तो यहाँ पर ये तीन चीजें हो सकती हैं। सेंटेंस का पार्ट क्लॉज हो सकता है, या फ्रेज हो सकता है जो कभी पूरा मीनिंग नहीं देता, या सेंटेंस होता है जो ग्रुप भी होता है वर्ड्स का और पूरा मीनिंग भी देता है। तो ये तीनों हो सकते हैं आगे एक के बाद एक। अगर इस तरीके के क्लॉज आए, फ्रेज आए या सेंटेंस आए और उनमें वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? एनाफोरा। अब देखिए, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। द राइट पर्सन वॉज सेलेक्टेड फॉर, यहां पर एक कोमा आ गया है, इसका मतलब क्या है कि यहां हमारा ये एक क्लोज हो गया। अब इस क्लोज के बाद, अभी कहा था ना सक्सेसिव क्लोज, ये वर्ड देखा था आपने, अभी बताया था मैंने, सक्सेसिव यानी आने वाला, उससे आगे आने वाला। अब इसके बाद आने वाला जो क्लोज है वो यहां से शुरू हो गया और ये यहां पर खत्म हो गया। तो अगला जो क्लोज है, फॉर द राइट पोस्ट, दोबारा से फिर सेम वर्ड अगले क्लॉज में यानी सक्सेसिव क्लॉज में फिर से आ गया, राइट पोस्ट। अब फिर एक और क्लॉज शुरू हो गया है, या आप इसको फ्रेज भी कह सकते हैं क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन मीनिंग नहीं दे रहे हैं। और यहां से आपका तीसरा पार्ट शुरू हो गया, ये सक्सेसिव में आ रहा है, एक के बाद एक आ रहे हैं। एट द राइट टाइम, दोबारा फिर से वही वर्ड आपका। जब भी आप कोई सक्सेसिव लाइन यूज करते हैं, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन यूज करते हैं और उस दूसरी लाइन में वही वर्ड रिपीट होता है जो पहली लाइन के बिगिनिंग में आया, फिर वही वर्ड रिपीट होता है तीसरी लाइन में भी जो दूसरी लाइन के बिगिनिंग में आया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाफोरा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस चीज को। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 3 फिगर ऑफ स्पीच करे हैं। उनमें से एक कॉन्सोनेंट है जिसमें क्या होता है, वोवल की कॉन्सोनेंट की साउंड रिपीट होती है, लेकिन वो साउंड जरूरी नहीं कि वो बिगिनिंग में हो, वो मिडल में भी हो सकती है और वो एंड में भी हो सकती है वर्ड्स के। उसके बाद जो एसोनेंस होता है, एसोनेंस में जो साउंड रिपीट होगी वो कॉन्सोनेंट की नहीं होगी, वो किसकी साउंड होगी? वोवल की होगी। और वो वोवल आपको कहाँ मिलेगा? 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स के बीच में भी मिल सकता है या 2 सेम कॉन्सोनेंट्स के बीच में भी मिल सकता है। ये हमने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम एनाफोरा पे आ गए हैं और एनाफोरा बिल्कुल सबसे अलग है। इसमें क्या होगा? इसमें वर्ड रिपीट होंगे, इसमें साउंड रिपीट नहीं होगी, इसमें वर्ड्स रिपीट होंगे। और वर्ड्स भी किस तरीके से रिपीट होंगे? सक्सेसिव क्लॉज, सक्सेसिव वर्ड जहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इस इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको दोबारा से बता रहा हूँ। सक्सेसिव का मतलब है आगे की एक के बाद जो दूसरी चीज आती है, यानी
पिछली चीज से आगे की ओर, यानी हम जब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगर हम एक कहते हैं और एक के बाद दो आए, दो के बाद तीन आए, तो हम उसको क्या कहें, सक्सेसिव। तो सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरी चीज आना। तो सक्सेसिव क्लॉज के अंदर, फ्रेज के अंदर या सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड का रिपीट होना बार बार, वो क्या कहलाता है, एनाफोरा। और ये हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता भी दिया है कि जो राइट वर्ड है वो पहले क्लॉज में भी आ रहा है, फिर वो दूसरे क्लॉज के भी पहली लाइन में आ गया, पहले ही स्टार्टिंग में आ गया, फिर तीसरी क्लॉज के भी वो स्टार्टिंग में दोबारा से फिर आ गया। यानी एक ही वर्ड अगर बार बार रिपीट करते हैं, तो अब आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि अगर आपका राइटर या पोएट बार बार एक ही चीज को एम्फसाइज कर रहा है, उसको बार बार इंसिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको या आपका जो अटेंशन है उसको ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है कि आप जो चीज वो लिख रहा है, जिस चीज को आप पढ़ रहे हो, उसकी ओर आकर्षित हों। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये हमारे लिए किसी प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।